नमस्कार। पैसे के बारे में सोचना अक्सर हमें लगता है कि ये सब नंबरों का, चार्ट्स का या फिर बड़ी जटिल रणनीतियों का खेल है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असल खेल नंबरों का उतना नहीं जितना हमारे दिमाग का है। आज हम इसी दिमागी खेल को हमारे व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं मॉर्गन हाउसल की बहुत ही मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन का मनोविज्ञान के एक विस्तृत सारांश का। हमारा लक्ष्य है ये जानना कि हमारी भावनाएं, हमारे डर, हमारी उम्मीदें और हाँ, हमारे पुराने अनुभव, ये सब हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर कैसे असर डालते हैं। देखिए, ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, बस हमारे बर्ताव को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए खोलते हैं इस विचार की परतें, देखते हैं कि पैसे को लेकर हमारी सोच कितनी तर्कसंगत है और कितनी भावनाओं से भरी हुई। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी विषय है असल में। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि पैसा बस गणित का मामला है, तर्क का मामला है। लेकिन हौसल की किताब यही बताती है कि ये व्यवहार का मामला कहीं ज्यादा है। हमारे जो वित्तीय फैसले होते हैं वो शायद एक्सेल शीट पर कम टिके होते हैं और डिनर टेबल पर हुई बातों पर या बचपन के अनुभवों पर ज्यादा आधारित होते हैं। बिल्कुल। तो इसी सोच से जुड़ा पहला बड़ा विचार जो सारांश में है वो ये कि पैसे को लेकर शायद कोई भी पागल नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब यह है कि लोग जो भी वित्तीय फैसले लेते हैं ना, वो उनके अपने अनुभवों के हिसाब से, उनके दुनिया देखने के नजरिए से उन्हें ठीक लगते हैं, तर्कसंगत लगते हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए किसी ने 2008 का वो वित्तीय संकट बहुत करीब से देखा हो, शायद नौकरी चली गई हो, तो वो शेयरों में पैसा लगाने से डरेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल डरेगा। और वहीं दूसरी तरफ जिसने शेयर बाजार से हमेशा पैसा बनते ही देखा है, वो शायद ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हो। अब कौन सही है कौन गलत, शायद दोनों ही अपने अपनी कहानी के हिसाब से सही हैं। सही कहा। और ये चीज में दूसरों के वित्तीय व्यवहार को समझने में और शायद कम आंकने में मदद करती है। किसी और का फैसला हमें बेवकूफी भरा लग सकता है क्योंकि हमारा अनुभव, हमारी दुनिया बिल्कुल अलग रही है। किताब का सारांश इसी बात पर जोर देता है कि हर किसी की जो आर्थिक सच्चाई है ना, वो अलग होती है। तो किसी की नकल करने या उन्हें जज करने से पहले उनका संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। और ये बात सीधे तौर पर एक और विचार से जुड़ती है जो आपने कहा ना, तर्कसंगतता वाला, कि हमेशा सबसे तार्किक या गणित के हिसाब से एकदम सही फैसला लेना ही बेस्ट नहीं होता। व्यावहारिक होना शायद ज्यादा जरूरी है। मतलब एक ऐसा फैसला लेना जिसे हम लंबे समय तक निभा सकें, जिसके साथ हम ठीक महसूस करें, शांति महसूस करें, भले ही वो कागज पर सबसे ज्यादा मुनाफा ना दिखा रहा हो। बिल्कुल सही। मान लीजिए कोई निवेश रणनीति है, थ्योरी में तो बहुत बढ़िया है, एकदम तर्कसंगत, पर वो इतनी उतार चढ़ाव वाली है कि निवेशक रातों को सो नहीं पाता, टेंशन में रहता है। और फिर क्या होता है? घबराकर गलत समय पर पैसा निकाल लेता है। हाँ, ये तो होता है। तो ऐसी तार्किक रणनीति उसके लिए व्यवहारिक नहीं हुई ना, बेकार हो गई। स्थिरता और लंबे समय तक टिके रहना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। हाउसल इसे कहते हैं रीजनेबल इज बेटर देन रैशनल। मतलब समझदारी सिर्फ किताबी तर्क संगतता से बेहतर है। और जब हम अपने और दूसरों के फैसलों को देखते हैं तो एक और पहलू सामने आता है जिस पर हम शायद कम ध्यान देते हैं। वो है किस्मत और जोखिम। मतलब सफलता में अच्छी किस्मत का कितना हाथ है और असफलता में बुरी किस्मत या जोखिम का। हाँ, ये अक्सर अनदेखा रह जाता है। सारांश में बिल गेट्स का उदाहरण है। वो बेशक बहुत प्रतिभाशाली थे, इसमें कोई शक नहीं, पर यह भी उनकी किस्मत ही थी कि वो दुनिया के उन चंद स्कूलों में से एक में थे जहां 1968 में कंप्यूटर था। ये एक बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल सही समय, सही जगह। और वहीं उनके एक उतनी ही काबिल दोस्त थे, केंट इवांस। उनकी पर्वतारोहण के दौरान एक दुर्घटना में मौत हो गई। ये एक अप्रत्याशित जोखिम था जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। और ये बात हमें विनम्रता सिखाती है ना? अपनी सफलता का सारा श्रेय सिर्फ अपनी मेहनत को दे देना या फिर किसी की असफलता को पूरी तरह उसकी नाकामी मान लेना, शायद ये पूरी तस्वीर नहीं है। बाहरी कारक जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, वो हमेशा एक भूमिका निभाते हैं। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार है जिसे टेल्स ड्राइव एवरीथिंग कहा गया है। टेल्स ड्राइव एवरीथिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कुछ गिने चुने असाधारण परिणाम, बहुत बड़े वाले, वही अक्सर पूरी कहानी तय कर देते हैं। ज्यादातर चीजें औसत या फेल हो सकती हैं, पर कुछ बड़ी सफलताएं सब कुछ बदल देती हैं।
अच्छा, निवेश में ये कैसे काम करता है? कोई उदाहरण? हाँ, सोचिए, वेंचर कैपिटल की दुनिया, निवेशक दसियों कंपनियों में पैसा लगाते हैं। उनमें से ज्यादातर कह सकते हैं कि फेल हो जाती हैं या ठीक-ठाक चलती हैं। लेकिन कुछ बस एक या दो, वो इतनी जबरदस्त सफल होती हैं कि वो सारे नुकसान की भरपाई करके भी बहुत बड़ा मुनाफा दे जाती हैं। अच्छा। जैसे अमेज़न का उदाहरण भी दिया है शायद। बिल्कुल। अमेज़न के कितने सारे प्रोजेक्ट्स असफल रहे होंगे, हमें पता भी नहीं, पर AWS जैसी कुछ सेवाएं या उनका मार्केट प्लेस, वो इतने सफल हुए कि उन्होंने पूरी कंपनी को ही बदल दिया। तो आपके निवेश पोर्टफोलियो में भी ऐसा हो सकता है। बहुत से निवेश औसत रिटर्न देंगे, कुछ शायद नुकसान भी दें, पर कुछ ऐसे होंगे जो असाधारण रिटर्न देंगे और वही आपके कुल वेल्थ को ड्राइव करेंगे। ये दिखाता है कि विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं होता कि कौन सा निवेश वो टेल इवेंट साबित होगा, वो असाधारण सफलता वाला। और इन बाहरी ताकतों और ये जो असाधारण घटनाएं हैं, इनका मतलब ये भी है कि हमें हमेशा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा कि सारांश का एक और बिंदु कहता है, कुछ भी मुफ्त नहीं है, नथिंग्स फ्री। बिल्कुल, एकदम सही। शेयर बाजार में ज्यादा रिटर्न चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत? कीमत है अस्थिरता, अनिश्चितता, डर, रोज मार्केट ऊपर नीचे होगा उसे झेलने की क्षमता। ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं होती, ये भावनाओं में, धैर्य में चुकानी पड़ती है। वित्त में कोई मुफ्त का लंच नहीं होता। हर वित्तीय फायदे के पीछे कोई ना कोई छुपी हुई कीमत होती है, कोई समझौता होता है। उसे पहचानना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो अगर किस्मत और जोखिम इतने अहम हैं और बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? यहाँ पे किताब के कुछ और व्यवहारिक सबक मुझे लगता है काम आते हैं। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो अलग अलग कलाएं हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पैसा कमाने के लिए शायद आपको आशावादी होना पड़े, रिस्क लेना पड़े, नई चीजें आजमानी पड़े, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़े। लेकिन पैसा बचाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए बिल्कुल अलग गुण चाहिए। उसके लिए विनम्रता चाहिए, सावधानी चाहिए। ये सोचना पड़ेगा कि जो कमाया है वो जा भी सकता है, और बुरे वक्त में टिके रहने का अनुशासन चाहिए। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो अमीर तो बन गए पर बने रह नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनमें दूसरी वाली कला नहीं थी। और यहीं पर शायद वो कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की शक्ति और बचत का महत्व जुड़ जाता है टिके रहने के लिए। निश्चित रूप से। आप देखिए वॉरेन बफे, उनकी दौलत का राज सिर्फ ये नहीं है कि वो बहुत स्मार्ट निवेशक हैं बिल्कुल हैं, पर असली राज है उनका दशकों तक निवेशित बने रहना। उन्होंने शायद 10 साल की उम्र से निवेश शुरू किया और अब तक कर रहे हैं 80 साल से ज्यादा। 80 साल? हाँ, ये है कंपाउंडिंग की ताकत, जहां आपका पैसा और उस पैसे पर कमाया गया रिटर्न दोनों मिलकर और पैसा कमाते हैं, एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह। लेकिन कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है वक्त, लंबा समय। और समय तभी मिलेगा जब आप खेल में टिके रहेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं। एग्जैक्टली। और टिके रहने के लिए बचत करना जरूरी है ना? सारांश कहता है कि दौलत आपकी आय से उतनी तय नहीं होती जितनी आपकी बचत दर से होती है। मतलब आप कितना कमाते हैं ये जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसमें से कितना बचाते हैं। सही। ऊंची आय होना अच्छी बात है, पर अगर आप सब खर्च कर देते हैं तो दौलत तो जमा नहीं होगी ना। बचत आपको सुरक्षा देती है, मुश्किल वक्त से लड़ने की ताकत देती है, भविष्य में विकल्प देती है। और बचत करने के लिए किसी खास वजह का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि भाई घर खरीदना है इसलिए बचाऊं या गाड़ी लेनी है इसलिए बचाऊं। बस इसलिए बचाना है क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, कल क्या होगा हमें नहीं पता। ये आपकी आय और आपके खर्चों के बीच का अंतर है, वो गैप। और यही गैप आपको वित्तीय मजबूती देता है, एक सुरक्षा कवच देता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि बचत करना या लंबे समय तक निवेशित रहना ये इतना मुश्किल क्यों हो जाता है कई बार? यहाँ शायद मनोविज्ञान के कुछ और पहलू सामने आते हैं, जैसे वो कभी पर्याप्त नहीं वाली भावना, नेवर इनफ। ओ हाँ, ये एक बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा। अक्सर क्या होता है, जैसे जैसे लोग थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, उनकी इच्छाएं और उनके खर्चे वो और तेजी से बढ़ने लगते हैं। सोशल कंपैरिजन आ जाता है। दूसरों से तुलना। हाँ, दूसरों से तुलना। पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, दोस्त विदेश घुमाया, तो मुझे भी करना है। लक्ष्य हमेशा आगे खिसकता रहता है, वो गोल पोस्ट शिफ्ट होता रहता है, और संतुष्टि वो कभी नहीं मिलती। आप हमेशा और ज्यादा के पीछे भागते रहते हैं। सारांश में रजत गुप्ता का उदाहरण दिया गया है इसके लिए।
वो इतने सफल सीईओ थे, अरबपति बनने के बिल्कुल करीब थे, पर और ज्यादा कमाने की चाह में, सिर्फ और के चक्कर में उन्होंने भेदिया कारोबार यानी इनसाइडर ट्रेडिंग का जोखिम उठाया। कंपनी की गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करके शेयरों से पैसा बनाने की कोशिश की। और नतीजा ये हुआ कि वो पकड़े गए, जेल गए और सब कुछ गवा दिया, इज्जत, पैसा, सब, जबकि उनके पास पहले से ही पर्याप्त से कहीं ज्यादा था, जरूरत से कहीं ज्यादा। और ये सीधे तौर पर हमारे अहंकार से जुड़ा है, जो किताब का एक और महत्वपूर्ण सबक है, यू एंड योर ईगो। अपनी अमीरी साबित करने के लिए पैसा खर्च करना, दूसरों को दिखाने के लिए, ये असल में आपको और गरीब बनाता है। अहंकार हमें ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाता है, ज्यादा जोखिम लेने के लिए उकसाता है, अपनी गलतियों को न मानने पर मजबूर करता है। जबकि विवेक और विनम्रता वो हमें याद दिलाते हैं कि अपनी आय से कम में जियो, बचत करो। और इसी से जुड़ा है वो दिखावे का फंदा। किताब कहती है, दौलत छिपी होती है, वेल्थ इज हिडन। जो हम देखते हैं, महंगी कारें, बड़े बड़े घर, ब्रांडेड कपड़े, वो अमीरी का दिखावा है, जरूरी नहीं कि वो सच्ची दौलत हो। बिल्कुल, सच्ची दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, वो पैसा जो निवेश में लगा है, बचत खातों में पड़ा है और चुपचाप बढ़ रहा है। वो अदृश्य है, आप उसे देख नहीं सकते। अमीर दिखना वो आसान है, कर्ज लेकर भी लोग अमीर दिख सकते हैं, पर असल में अमीर होना, और उससे भी ज्यादा जरूरी अमीर बने रहना, वो मुश्किल है, और वो अक्सर बहुत शांत और बिना दिखावे के होता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इतनी सारी बातें हमने की, पैसे का असली मकसद क्या होना चाहिए फिर? किताब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर बार बार लौटती है, और वो है स्वतंत्रता, आजादी। हाँ, ये बिल्कुल केंद्र में है। स्वतंत्रता सबसे बड़ा लाभांश, द हाईएस्ट डिविडेंड इज फ्रीडम। पैसे की सबसे बड़ी कीमत, उसका सबसे बड़ा फायदा शायद ये है कि वो आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है, कंट्रोल देता है। ये तय करने की आजादी कि आप सुबह उठकर क्या करना चाहते हैं, किसके साथ समय बिताना चाहते हैं, कब काम करना चाहते हैं, कब नहीं। ये किसी भी महंगी कार या बड़े घर से कई बड़ी लग्जरी है, अपने समय का मालिक होना। और ये लक्ष्य, ये स्वतंत्रता की परिभाषा भी समय के साथ बदल सकती है ना? जैसा कि एक और सबक याद दिलाता है, यूल चेंज। आज 20 साल की उम्र में जो हमारे वित्तीय लक्ष्य हैं, जो हमें जरूरी लगता है, जरूरी नहीं कि 40 या 60 की उम्र में भी वही रहें। हाँ, बिल्कुल। हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, जिम्मेदारियां बदलती हैं, परिवार आता है। इसलिए हमारी वित्तीय योजनाओं में लचीलापन होना बहुत जरूरी है। रिजिड नहीं होना चाहिए। एक ऐसी योजना जो हमारे बदलते जीवन के साथ ढल सके, अडैप्ट कर सके। लंबे समय की योजना बनाना महत्वपूर्ण है, पर यह मानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भविष्य का आप, वो शायद आज के आप से अलग सोचेगा, उसकी जरूरतें अलग होंगी। तो अतीत के फैसलों से सिर्फ इसलिए चिपके रहना कि वो पहले लिए थे, ये भी एक गलती हो सकती है अगर वो आज आपके लिए सही नहीं रहे। स्वतंत्रता का मतलब भी हमारे लिए समय के साथ बदल सकता है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ पिरोएं, धन का मनोविज्ञान से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? ऐसा लगता है कि ये बहुत होशियार होने या जटिल रणनीतियां जानने के बारे में उतना नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुख्य संदेश जो है वो व्यवहार के इर्द गिर्द घूमता है। बिहेवियर, धैर्य रखना, विनम्र रहना, लगातार बचत करना, लालच और अहंकार पर काबू रखना, दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना, क्योंकि उनका खेल अलग है, आपके लक्ष्य अलग हैं। ये भी एक सबक था, यू एंड मी। हाँ। और सबसे जरूरी, लंबे समय तक टिके रहने पर ध्यान देना। ये सब सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये कोई रॉकेट साइंस या जटिल गणित नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो दौलत शायद जल्दी जल्दी अमीर बनने का नाम नहीं है। ये एक ऐसा जीवन बनाने का नाम है जहां पैसा हमें चिंता देने के बजाय स्वतंत्रता दे, सुरक्षा दे और मन की शांति दे। और शायद ये समझने का नाम है कि हमारे लिए पर्याप्त कितना है, वो इनफ पॉइंट कहाँ है। बिल्कुल। और एक बात और, ये समझना कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, ये जानना शायद इस बात से ज्यादा जरूरी हो सकता है कि पैसा तकनीकी रूप से कैसे काम करता है। क्योंकि आखिर में हमारा व्यवहार ही, हमारा बिहेवियर ही हमारे ज्ञान को नतीजों में बदलता है। ज्ञान और नतीजों के बीच का जो पुल है वो मनोविज्ञानी है, हमारा व्यवहार। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, बहुत गहरे विचार हैं। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा,
अपने पैसे से जुड़े फैसलों में आपकी कौन सी भावना या कौन सा पूर्वाग्रह सबसे ज्यादा असर डालता है? क्या वो डर है, लालच है, अतीत का कोई बुरा अनुभव है, या फिर दूसरों से तुलना करने की आदत? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर पर्याप्त यानी इनफ का मतलब क्या है? कितना आपके लिए काफी है? पैसे के मनोविज्ञान को समझना एक लगातार चलने वाली यात्रा है, कोई मंजिल नहीं है। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको अपने वित्तीय जीवन को एक अलग नजरिए से देखने के लिए कुछ सोचने लायक बिंदु दिए होंगे। इस दिलचस्प और गहरे विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।